बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थर्ड डिसऑर्डर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। पिछले क्लासेस में हमने स्टोमेटाइटिस और ओरल कैंसर और ट्यूमर के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है। सलाइवरी ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड पर मुश्तमिल होते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस बिलो द ईयर। हमारे जो ईयर्स हैं उसके नीचे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे। द मैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इनको हम एक को मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, इसको हम, और एक को हम सबलिंगुअल कहते हैं। सबलिंगुअल जो है ये ज़बान के नीचे होते हैं और ये फ्लोर ऑफ द माउथ में जो है पाए जाते हैं। एंड द बकल ग्लैंड बीनीथ द लिप्स, और बकल ग्लैंड कौन से होते हैं? लिप्स के नीचे होते हैं। अबाउट 1200 मिलीलीटर ऑफ सलाइवा आर प्रोड्यूस डेली। तकरीबन हर दिन 1200 मिलीलीटर सलाइवा प्रोड्यूस होती है। ये याद रखने वाली चीज़ें MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। द ग्लैंड्स प्राइमरी फंक्शन, इसका सबसे अहम काम क्या है? लुब्रिकेशन करना है। लुब्रिकेशन मतलब कि जो भी आप चीज़ें खाते हैं उसको लुब्रिकेट करना है, नमी देना है, मॉइस्ट कराना है, ताकि वो आसानी के साथ नीचे जा सकें, निगल सके आप। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डाइजेशन, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया आपके खुराक में आते हैं, आपके मुंह में होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन हमें देता है, उनको किल करता है, और इसके अलावा डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। ज़ीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, जिस सिचुएशन में आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रहे होते, आपका सलाइवा नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। और साइलोरिया क्या है? एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा आपका सलाइवा प्रोड्यूस जब होता है उसको हम एक्सेसिव सलाइवेशन या साइलोरिया कहते हैं। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड कैलकुलाई, कैलकुलाई मतलब स्टोन्स, सलाइवरी ग्लैंड में आपके स्टोन्स बन जाते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर है। और इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो इसका डिजीज़ है वो है पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड्स। ये याद रखने वाली चीज़ है। व्हाट इज़ पेरोटाइटिस? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड्स, द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन द सलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड में जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, उस जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा है, इसको हम पेरोटाइटिस कहते हैं। मम्प्स इस किस्म की एक एपिडेमिक पेरोटाइटिस है। एपिडेमिक पेरोटाइटिस मतलब किसी इलाके में होता है, ठीक है, और वहाँ से जो है फैलना शुरू हो जाता है। अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये याद रखने वाली चीज़ है। मम्प्स जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन से हो जाती है, और ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में कॉमन है, चिल्ड्रन में ज़्यादातर हो जाती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, और ज़्यादातर जो है पैरोटिड ग्लैंड पे होते हैं। इसके साइन सिम्टम्स क्या है? फीवर है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस, पेन, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी इटोलॉजी, किस तरीके से आपका ये इन्फ्लेमेशन या डिसऑर्डर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो एक्यूटली एल या डिबिलिटेटेड पीपल विद डिक्रीज सलाइवरी फ्लो, अगर आपका सलाइवरी फ्लो कम है, ठीक है, मतलब लोग, या आपका एज बहुत ज़्यादा है तो आपका सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है, या फिर आम जो लोग होते हैं जनरल डिहाइड्रेशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हो, तो आपको पेरोटाइटिस हो सकता है। आप उस चीज़ के हाई रिस्क पर हो, आपको इस बात का ज़्यादा चांस है कि आपको पेरोटाइटिस हो सकता है। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म ट्रेवल फ्रॉम द माउथ थ्रू द सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट तक जो है वो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपको वो पेरोटाइटिस हो जाता है, वो सलाइवरी डक्ट तक पहुंच जाता है। द ऑर्गेनिज्म इज़ यूजुअली, किस चीज़ की वजह से आपको ये बीमारी हो जाती है? स्टेफिलोकोकस एयूरियस। ठीक है, ये एक किस्म का वायरस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हो जाती है। एक्सेप्ट इन मम्प्स या पैरामेक्सोवायरस, ये दो बीमारियां जो हैं, मम्प्स या पैरामेक्सोवायरस, इनमें ये स्टेफिलोकोकस इन्वॉल्व नहीं है, बाकी जितने भी डिसऑर्डर्स है उसमें ये इन्वॉल्व है मेनली। इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? प्रिवेंटिव मेजर और एसेंशियल, एडवाइजिंग द पेशेंट टू हैव नेसेसरी डेंटल वर्क, मतलब अगर उसका कोई डेंटल वर्क चाहिए तो सर्जरी से पहले पहले वो होना चाहिए। एडिशन मेंटेनिंग एडिकेट, वही
बात है जो बार बार हो रही है, ओरल हाइजीन, गुड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड फ्लूइड इनटेक, वही चीज़ें, मेडिकेशन को कम करना है, ठीक है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट देना है, वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है। मेडिकल में आपने क्या क्या देना है, पेरोटाइटिस आकर्स, एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ नेसेसरी, एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स जो नशई चीज़ें होती हैं वो भी आप दे सकते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर वो इन्वॉल्व क्या कहते हैं इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर आपने एंटीबायोटिक दे दी सही नहीं हुआ, एनाल्जेसिक दे दी सही नहीं हुआ, तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाएंगे। और सर्जरी में क्या है कि आप उस चीज़ को रिमूव करेंगे जिसको हम पेरोडेक्टोमी कहते हैं। दिस प्रोसीजर में बी नेसेसरी टू ट्रीट क्रॉनिक पेरोटाइटिस। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेरोटाइटिस है तो उस सिचुएशन में आप ये प्रोसीजर मतलब सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो स्लाइडेंटाइटिस। स्लाइडेंटाइटिस क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, अचानक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो कि एक सिंपल इन्फेक्शन से लेके ऑटो इम्यून एटोलॉजिस तक, मतलब एक सिंपल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एक अच्छी खासी बीमारी बन सकती है, ऑटो इम्यून एटोलॉजिस तक पहुंच सकती है। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है, जिन चीज़ों की वजह से ये बीमारी होती है, वो आपको दिए गए हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एयूरियस, स्ट्रेप्टोकोकस वेराडेंस, और ये इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पायोजीन्स एंड इकोली, ये इसमें इन्वॉल्व है। दिस इन्फेक्शन इज़ ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। वही बात है कि किस वजह से होता है, या तो आपके ओरल कैविटी में नॉर्मल फ्लोरा या ओरल फ्लोरा जो है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, या फिर आप डिहाइड्रेटेड हो, आप पानी नहीं पी रहे, ठीक है, इस वजह से आपको स्लाइडेंटाइटिस हो सकता है। इसके कुछ साइन सिम्टम्स क्या है? एरिथमा ओवर द एरिया। एरिथमा मतलब वहाँ पे रेडनेस पैदा होगी, ब्लड जमा होगी, ठीक है, किसी भी जगह पे, ख़ासकर स्लाइवरी ग्लैंड पे। पेन एंड टेंडरनेस होगी, अगर आप उसको पिलपेट करेंगे, उंगलियों से देखेंगे, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, ठीक है। पेरुलेंट मटेरियल में बी ऑब्जर्व बीइंग एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द वाटन डक्ट, particularly upon milking the gland. Rarely a cutaneous fistula may occur with spontaneous drainage or pellucid material. The inflammation is secondary to an infection process. वहाँ पे जब आप पेल्पेट करेंगे, देखेंगे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मांस जो है वो महसूस होगी, उस जगह पे कोई ज़्यादा मांस आपको फ़ील हो गया, ठीक है। और इस वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लेमेशंस और इन्फेक्शन उस प्रोसेस की वजह से होते हैं। मतलब आप मिल्किंग प्रोसेस करते हैं वाटर डक का, ठीक है, तो वहाँ से अगर आप मतलब जो पस वगैरह है वो निकालते हैं, फिस्टूला जो जमा हुआ है, ठीक है, उसको निकालते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अच्छा जी, इसके मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो? हाइड्रेशन, मतलब एडिकेट फ्लूइड दे सकते हो, मसाज कर सकते हो, एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है। सर्जिकल में वही बात है कि डक कैनुलेशन, स्टोन रिमूवल कर सकते हो वहाँ से, या फिर आपको जो है मतलब बिल्कुल सर्जरी के थ्रू वहाँ से ग्लैंड एक्सिशन कर सकते हो। मतलब वो जगह, उस जगह को आप काट सकते हो, या जो भी आप उस वक्त के हिसाब से मुनासिब होगा सर्जरी के थ्रू वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है गर्ड, ठीक है। गर्ड हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गर्ड। गर्ड का मतलब है गैस्ट्रो एजोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट इनटू द एजोफेगस इज कॉमन इन बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन। जब आपके स्टमक का या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम पार्ट है उसका जो भी कंटेंट है, फ़र्ज़ करो आपने खाना खा लिया, आपके स्टमक से होते हुए आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचा, लेकिन कुछ मसला है जिसकी वजह से जो आपने चीज़ खाई है, जो आपने खाना खाया है, वो वापस आ रहा है, वापस स्टमक में आ रहा है और स्टमक से एजोफेगस में आ रहा है, ठीक है, बैक फ्लो कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो एजोफेगल रिफ्लेक्स, ठीक है, और इसको आप गर्ड भी कह सकते हो। मतलब बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक और स्टमक और इंटेस्टाइनल कंटेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके इंटेस्टाइन में है वो वापस आपके स्टमक से और आपके एजोफेगस तक आती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गर्ड। एक्सेसिव रिफ्लेक्स में आकर बिकॉज ऑफ एन इनकम्पिटेंट
लोअर एजोफेगल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्टेनोसिस और मोटिलिटी डिसऑर्डर। मतलब आपका स्फिंक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, एजोफेगल स्फिंक्टर जो है वो बंद नहीं हो रहा या सही तरीके से खुल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से खुराक नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा, ठीक है, तो वो वापस एजोफेगस में आएगा, ठीक है। या फिर आपका मोटिलिटी डिसऑर्डर है, आपका जो है खुराक नहीं मोशन कर रहा, नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा होता, ठीक है, तो एज़ोफेगस में ही रहता है, या अगर थोड़ा सा नीचे भी जाता भी है तो वापस एज़ोफेगस में आ जाता है। ये इसके कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं। द इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्स सीम टू इंक्रीज़ विद एजिंग, और एज के साथ साथ ये ज़्यादा भी होता जा रहा है। मतलब जितना आपका एज ज़्यादा होगा उतना आपको इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, मतलब आपको जलन होगी सीने में, रिगर्जिटेशन होगा, रिगर्जिटेशन जिसको हम कहते हैं, जो डकार वगैरह आने लग जाते हैं, ठीक है, आपको जो है अच्छा फील नहीं होगा, डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया और ओडिनोफेजिया, डिफ़िकल्टी एंड डिगल्टेशन, मतलब आप खाना नहीं पाओगे, आप खाना नहीं खा पाओगे, आपको भूख नहीं लगेगी, हाइपर सलाइवेशन होगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा होगा, ठीक है, कफिंग या वीजिंग आपको जो है वो होगी, ठीक है, हॉर्सनेस, सोर थ्रोट होगी, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होगा, इनिमल इरूजन और अदर डेंटल मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। मतलब आपका जो है आपके ओरल कैविटी में ज़ख़म हो सकता है, आपके दांत ख़राब हो सकते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि उसमें एसिडिक चीज़ें होती हैं और आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं और आपके दांतों को भी ख़राब करते हैं। तो ये है कुछ उसके साइन सिम्पटम्स। अच्छा जी, इसका जो एटोलॉजी है, इसके जो कॉजेज़ है वो क्या है कि फैक्टर दैट लीड टू इंक्रीज़ एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब आपके एब्डोमेन पे, आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। किस वजह से हो सकती है? ओबेसिटी की वजह से। तो ओबेसिटी की वजह से मतलब आपको GERD की बीमारी हो सकती है, या आपको जो है बहुत ज़्यादा एसिड कंटेनिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है, या बाइल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें वापस स्टमक की तरफ आने लग जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ बाइल या एसिड, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि पुअर एज़ोफेगल मोटिलिटी, आपका एज़ोफेगस जो है वो सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहा, खुराक को पुश नहीं कर पा रहा, या डिसफंक्शन LES। LES क्या है? लोअर एज़ोफेगल स्फिंक्टर। आपका जो एज़ोफेगल स्फिंक्टर है नीचे की तरफ जो स्टमक में दाखिल होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, डिसफंक्शन है, तो मतलब जो खाना आप खा रहे हैं वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तो वहाँ ही रहेगा, ठीक है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, अगर आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है खुराक को हज़म करने में, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि खुराक आपके एज़ोफेगस में वापस आ जाए। इसके अलावा इंक्रीज़ प्रेशर विद इन द स्टमक, या स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से भी इधर उधर के जो एरियाज़ है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो एज़ोफेगस भी स्टमक के साथ ही है, तो वहाँ भी जो सब्सटेंसेस है वो आ सकती हैं वापस। इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री लेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, बेरियम सॉल्व करेंगे और एज़ोफेगल pH मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। ये इसके कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है या फिर असेसमेंट है। इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब विदाउट मेडिसिन आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। वेट लूज़ कर सकते हैं अगर आप ओवर वेट है तो, ठीक है। अल्कोहल, चॉकलेट, सिट्रस जूस, इस चीज़ों से परहेज़ करना है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। अवॉइडिंग पिपरमेंट, कॉफ़ी, इन चीज़ों को जो है वो जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, ऑनियन, ये आपने नहीं खानी है। वेटिंग 3 आवर्स आफ्टर अ मील टू लाई डाउन, लेटने से पहले, मतलब लेटने से तकरीबन 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है सोने से पहले। रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंजेस्टिंग फूड विद इन 3 आवर्स और बेड टाइम, वही के 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द 8, अच्छा आपने ना अपने सर को थोड़ा सा 8 इंच के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर रखना है। मतलब जब आप लेटते हैं तो आपका सर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अच्छा, फार्माकोथेरेपी क्या है, मतलब कौन से मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट,
मतलब कुछ मेडिसिन है जिसको हम H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। ये एक ग्रुप है मेडिसिन का जो कि स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को कम करवाता है, ठीक है। और वो क्या है, रेनिटिडीन है, ठीक है, सेमेटिडीन है, फेमोटिडीन है और नेज़ाटिडीन है। ये आपको कुछ मेडिसिन दिए गए हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या है? Act by irreversibly blocking the gastric proton pump of the gastric parietal cell। मतलब गैस्ट्रिक पैराइटल सेल जो है जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। इनके लिए भी आप मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रिबेप्राजोल, वही सारे इज़ोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल ये दिए गए हैं तो आप ये दे सकते हैं। इस चार्ट में आपको जो है पूरा वो दिया गया है कि कैसे H2 ब्लॉकर जो है वो प्रोटॉन पंप को जो है इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फार्माकोथेरेपी में प्रोकाइनेटिक एजेंट्स आते हैं। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स क्या करते हैं कि ये एसिड रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं और जो आपका एज़ोफेगल स्फिंक्टर है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब उसको मजबूत बनाते हैं और उसकी वजह से स्टमक को जो है इस काबिल बनाते हैं कि जल्दी एम्प्टी हो सकें ताकि स्टमक का जो कंटेंट है, जो सब्सटेंसेस है उसके अंदर वो वापस ना आए, ठीक है। इसके लिए आप जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मेटाक्लोपेरामाइड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंटा एसिड्स भी आप यूज़ करते हैं। अल्कलाइन आयन दैट केमिकली न्यूट्रलाइज स्टमक गैस्ट्रिक एसिड, मतलब स्टमक की जो एसिडिटी है, जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट है उसको अल्कलाइन बनाती है, उसकी एसिडिटी को ख़त्म करती है, कम करती हैं। रिड्यूसिंग डैमेज एंड रिलीविंग पेन, डैमेज को कम करती हैं, अगर आपको पेन है उसको कम करती हैं, ठीक है। एंटा एसिड आप उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नीचे आपको दिए गए हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी तो आप तभी करेंगे जब आपके हाथ से बात निकल जाएगी बहुत आगे तक, मतलब वो नुकसान कर जाएगी, ठीक है। तो ये दो किस्म के सर्जरी आप कर सकते हैं, नेज़न फंडोप्लिकेशन एंड एंडोस्कोपिक सूचरिंग, ये आप कर सकते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। इसके आगे जो है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिसऑर्डर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।